हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्टेट एकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है दोस्तों सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सांख्यिकी स्टार्ट करें दोस्तों। इससे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, काफी लंबा था दोस्तों, लंबा चौड़ा हमने काफी क्वेश्चन किए थे। लगभग अप्रोक्सीमेट में बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन की, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो लगभग हमारे पास 250 से 300 के बीच क्वेश्चन हमने किए हैं। ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, 250 से 300 क्वेश्चन हमने किए हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करें दोस्तों सांख्यिकी। ठीक है, आपने अच्छे से इसको पढ़ा है। ठीक है, शुरू से पढ़ता आ रहा है इसको। ठीक है, कहाँ से? लगभग 8 क्लास से भी पढ़ता आ रहा है इसको, 8 से 7 से भी हो गए, 7th 8 9 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन का भी पार्ट रहा होगा आपका। अगर शायद स्टैटिक्स आपने सांख्यिकी ग्रेजुएशन के अंदर ले रखी होगी। ठीक है, उतना हार्ड नहीं रहेगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, हमारा 11th 12th लेवल का ही रहेगा। ठीक है, छोटा सा पोर्शन है दोस्तों, इसके बाद हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि लगभग इसको लगभग 4-5 दिन के अंदर इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी सिलेबस की। सिलेबस के अंदर यानी हमारे सिलेबस के अंदर इसमें क्या क्या टॉपिक लिखे हैं और क्या अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले बात को दोस्तों यहाँ पे देखो, जस्ट मैं कह रहा हूँ सबसे पहले हमारे पास जो बात होगी दोस्तों उसमें मैं कह रहा हूँ मीन। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मेन, फिर बाद में लिख रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे मेन, यानी यहाँ पे मैं कैसे किया मेन पहले लिख दिया था, फिर मॉड। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने मॉड और फिर बाद में यहाँ पे लिख दिया मीडियम। ठीक है, इस प्रकार से इसको अगर इंग्लिश में बात करें दोस्तों क्या रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों मेन यानी क्या होता है माध्य। ठीक है, क्या होता है दोस्तों माध्य। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ मॉड यानी क्या होता है दोस्तों बहुलक। क्या होता है? बहुलक। और इसके बाद यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको कहेंगे माध्य, माध्यिका। ठीक है, माध्यक भी कहते हैं। ठीक है, माध्यिका भी कहते हैं। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर हम एक शब्द कहते हैं जिसका नाम होता है दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर एक शब्द बनता है दोस्तों यहाँ पे केंद्रीय, या एक सेंटेंस में कह सकता हूँ केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों मेजरमेंट या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखा। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे सिलेबस के अंदर माध्य दे रखा है, बहुलक दे रखा है, माध्यिका दे रखा है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब यहाँ पे जनरली इनका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे माध्य निकालना। इन सब का मतलब क्या होता है दोस्तों? माध्य निकालना होता है। ठीक है, जस्ट हम औसत भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, माध्य निकालना मतलब औसत कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि औसत और माध्य में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या लिखा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जस्ट चतुर्थक। ठीक है, चतुर्थक लिखा हुआ एक। ठीक है, चतुर्थक लिखा हुआ। इसके अलावा यहाँ दशमक लिखा हुआ। ठीक है, दशमक लिखा हुआ। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ शतमक लिखा हुआ। ठीक है, अब इनका मतलब यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे चतुर्थक की बात करना चाहूँ दोस्तों तो यहाँ पे होता है क्वार्टाइल। ठीक है, क्वार्टाइल एंड डिसाइल, DCIL। और यहाँ पे मैं बात करूँ शतमक को परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटाइल। इस प्रकार से हमारे पास ये इनके वर्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में हम अच्छे से, छोटा टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, छोटा ही टॉपिक है, मेजर पार्ट है दोस्तों सांख्यिकी का, वो है हमारे पास माध्य, बहुलक और माध्यिका रहने वाले। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों माध्य के या विक्षेपण के माध्य। ठीक है, यहाँ पे तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ विक्षेपण के माध्य। ठीक है, विक्षेपण के माध्य। ठीक है, विक्षेपण के माध्य मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, डिस्पर्शन। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से उतार। ठीक है, एक बार मैं इनको वापस आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। देखो ये हमारे पास सिलेबस में, इसके अलावा भी कुछ बातें रहेंगी दोस्तों, हम बात करेंगे। ठीक है, ये
एक बार उतारे जल्दी से, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सिलेबस का माध्य बहुलक माध्यिका जिसको केंद्रीय प्रवृत्ति माप कहते हैं, ठीक है। चतुर्थक दशमक शतमक क्वार्टाइल डिसाइल और परसेंटाइल ये भी हमारा पार्ट है दोस्तों। विक्षेपण के माध्य मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन भी हमारा ये पार्ट रहता है, ठीक है, सिलेबस के अंदर। इसको एक बार जल्दी से उतारे बिना विलंब के, उसके बाद आगे हम बात करते हैं, ठीक है। जब एक बार अगेन मैं यहाँ पे बात कर लेता दोस्तों, यही हमारे पास सिलेबस है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अगेन एक बार बात करो दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप की, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप, ठीक है। सेंट्रल या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। एंड इसके लिए यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों सबसे पहले मीन, ठीक है, जैसे माध्य, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने माध्य लिखा। और माध्य को ही आप क्या कह सकते हो दोस्तों, समांतर माध्य, ठीक है। हमने सीरीज पढ़ी है तो दोस्तों यहाँ पे सीरीज पढ़ी है ना, ठीक है। माध्य मीन्स यहाँ पे बहुत सारी संख्या दे रखी है, ठीक है, समांतर माध्य या फिर मैं कह सकता हूँ माध्य बहुत सारी संख्या दे रखी है, उसको योग करके उसमें द्वितीय संख्या उसका डिवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। समांतर माध्य का है या फिर मैं माध्य को बात से है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, जिसको यहाँ पे इसको यहाँ पे इंग्लिश में कहते हैं मीन और इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है वो होता है दोस्तों एक्स बार, ठीक है, एक्स बार से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट बात करें माध्य का, ठीक है, सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट ईयर है, सेकेंड, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों माध्यिका को हम यहाँ पे जस्ट माध्यिका इस प्रकार से लिखते हैं या माध्यिक भी लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको क्या लिखते हैं, माध्यिक भी लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है दोस्तों कैपिटल एम होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों मेंटेन करते हैं, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड, यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे जस्ट बहुलक, ठीक है, क्या कह रहा हूँ दोस्तों, बहुलक को एक शब्द और आता है दोस्तों, इसको जस्ट मैं कह सकता हूँ वयस्टक, ठीक है। शायद आपने काफी ज्यादा इसको पहली बार सुनते होंगे, ठीक है, वयस्टक, ठीक है। यानी जो ग्रेजुएशन का पार्ट जिसका रहा दोस्तों स्टैटिस्टिक्स, उसने बार बार सुना ही, ठीक है, जिसका ग्रेजुएशन में पार्ट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों स्टैटिक्स का रहा, उसने ये वयस्टक पार्ट सुना ही है। लेकिन जो हम या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों स्टैटिक्स पार्ट है या जिसका, ठीक है, उसने ये पहली बार सुना होगा, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे इंग्लिश में मोड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है दोस्तों वो होता है कैपिटल जेड, ठीक है, इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इक्वेशन आपके लिए है, ठीक है। और फ्यूशन किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन सा, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों फ्यूशन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। दैट मींस यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा दोस्तों मैं यहाँ पे बहुलक, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं बहुलक। ऑप्शन नंबर बी लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे माध्य विचलन, ठीक है, सोच के बताना दोस्तों आपको, ठीक है, माध्य विचलन। और ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन, मानक विचलन। ऑप्शन नंबर डी की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे तो उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे इनमें
कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला दोस्तों, आपको अच्छे से सोच के बताएं। यहाँ पे मैं जस्ट क्या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है इनमें से, ठीक है। आप देख सकते हो दोस्तों इनमें मैच कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य या माध्य का माध्यक या बहुलक बहिष्ठक मैंने बताया था, ठीक है दोस्तों। देखने से माध्य विचलन, यहाँ पे भले ये वर्ड आ रहा है माध्य, लेकिन यहाँ पे इसके साथ डिस्पर्सन या मैं कह सकता हूँ दोस्तों विचलन भी आ रहा है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे रहने वाला नहीं, ये भी नहीं रहने वाला, ठीक है। दैट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आएगा, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार करें फिर बात इनसे रिलेटेड या फिर मैं बात कर लेता हूं दोस्तों इसके आगे जो फॉर्मूला रहेगा दोस्तों माध्य का, ठीक है। माध्य से स्टार्ट करते हैं और इसको हम करने यानी कि यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा दोस्तों, और अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आएगा जिसका नाम रहेगा दोस्तों माध्य, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर माध्य भी उसको कहते हैं, ठीक है। समांतर माध्य भी उसको कहते हैं, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं इसके लिए स्टेटमेंट लिख रहा हूँ तो किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ मैं हेडिंग लगा देता हूँ माध्य, ठीक है, या फिर समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य, ठीक है, दोनों की बात सेम है दोस्तों यहाँ पे, चाहे माध्य है चाहे समांतर माध्य है, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों सबसे पहले कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ रहा है दोस्तों जो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की या का माप, ठीक है, का माप माप का माध्य, ठीक है, माप का या माप माध्य का माध्य औसत के अनुरूप होता है, ठीक है। औसत के ठीक अनुरूप होता है, यहाँ पे देखो दोस्तों औसत के ठीक अनुरूप होता है, ठीक है, अनुरूप होता है, ठीक है दोस्तों, अनुरूप होता है, ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों यहाँ पे माध्य समांतर माध्य, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का माध्य औसत के ठीक अनुरूप होता है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हम औसत निकालते हैं ना, औसत कैसे निकालते हैं, राशि का योग बटा राशि की संख्या, वैसे के वैसे यहाँ पर भी हम माध्य निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी औसत और माध्य दोनों सेम ही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे समांतर माध्य भी लिखा है, समांतर माध्य के अंदर दोस्तों जस्ट a + b/2 होता है, ठीक है। बट वहां पर इसका मतलब क्या है दोस्तों, यानी दो a और b दो संख्या दे के 2 का भाग दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फ्रैक्शन दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों, इनका योग बटा जितने फ्रैक्शनों की संख्या उसका भाग देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का माध्य औसत के अनुरूप होता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ दोस्तों इसको जो डिनोट करने का जो तरीका मैंने पहले बता दिया था, x बार होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे x बार होता है क्या, ठीक है। x बार यानी कि यहाँ पे फ्रैक्शनों का योग बटा फ्रैक्शनों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रैक्शनों का योग, फ्रैक्शनों का योग बटा फ्रैक्शनों की संख्या, फ्रैक्शनों की संख्या, ठीक है। फ्रैक्शनों का योग बटा फ्रैक्शनों की संख्या, इस प्रकार से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है, राशियों की संख्या, ठीक है। इस प्रकार से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या, तो दोस्तों इसके फॉर्मूले होते हैं और इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है, ठीक है। इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से करें, फिर बाद इससे रिलेटेड जो भी जितने भी क्वेश्चन बन रहे दोस्तों हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक बार जल्दी से बिना विलंब के। अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट 4 क्वेश्चन मैंने साथ में देखे हैं और 4 क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको स्पष्ट दिख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक वर्ड, प्रत्येक शब्द, ठीक है, प्रत्येक अंक, ठीक है, जो भी है हमारे पास। मैं साथ में 4 लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन, और हमें इसको करने की कोशिश करनी, ठीक है। लगभग प्रोसेस हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक रहेगी दोस्तों वो इसी प्रकार की रहेगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन आंसर उतारने के लिए टाइम दिया जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ साथ में कर सकते हो, ठीक है। बहुत सरल तरीके से हम चलने वाले दोस्तों, और आपने काफी बार इस चैप्टर को हमने किया है, ठीक है। जनरल जो एग्जाम्स होते हैं वनडे के, जो भी हमारे पास पटवार हो गया, ग्राम सेवक हो गया, या नीट का भी आपने एग्जाम दिया होगा अभी, ठीक है। जो भी आप एग्जाम्स देते रहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर ये चैप्टर तो जनरली हमारे सिलेबस के अंदर रहता ही रहता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन देगा प्रथम 10 अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या के बारे में आपको अच्छे से बता दो, तो अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना रहेगा, ठीक है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना रहेगा, दैट यहाँ से मैं आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों लिखने का। और यहाँ पे प्रथम 10 अभाज्य संख्या होती कौन सी दोस्तों, देखो यहाँ पे 2 हो गई, 3 हो गई, फिर बाद में 5, 7, फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ 7 के बाद यहाँ पे दोस्तों 11, फिर 13, फिर बाद में यहाँ पे 17, 17 के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों 19, फिर 21, 22, 23 हो गई, फिर बाद में 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है। यानी यहाँ पे देखते दोस्तों 10 हो गई, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास 10 अभाज्य संख्या, इनका हमें माध्य निकालते कैसे दोस्तों, यहाँ पे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है। राशियों का योग यहाँ पे दोस्तों मैं राशियों की संख्या में यहाँ पे 10 दे रहे, अब इनका योग कितना रहेगा दोस्तों, इनका योग रहेगा यहाँ पे 129, ठीक है। इसका योग क्या रहेगा दोस्तों 129 रहने वाला है। यहाँ पे बटा 10 दे रखा, मतलब 12.9, इसका क्या रहेगा दोस्तों आंसर। यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट रहने वाला दोस्तों, डी वाला करेक्ट रहने वाला। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके बाद देखें यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन हमें कह रहा है दोस्तों, एक विद्यार्थी, ठीक है, 3 परीक्षाओं में क्रमशः 64, 41 अंक और 52 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। यानी एक विद्यार्थी है जो 3 परीक्षा दे रहा है, जिसके अंदर क्रमशः वो 64 अंक प्राप्त करता है, 41 अंक प्राप्त करता है, 52 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, प्राप्त करता है। उसने चौथी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने होंगे, यानी चौथी परीक्षा और दे रहा हो, उसमें कितने अंक प्राप्त करने होंगे कि माध्य 60 अंक हो जाए, ठीक है। जिसका माध्य क्या जाए दोस्तों 60 अंक, यानी कि हमें एक संख्या जो है अननोन, चौथी संख्या अननोन है, ठीक है। तो तरीका क्या रहने वाला दोस्तों, हमारे पास राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, डिनोट यहाँ पे x बार से करते हैं। हमें क्या है दोस्तों 3 परीक्षा दे रहा है, जिसके अंदर यहाँ पे प्रथम परीक्षा के अंदर 64 अंक प्राप्त कर रहा है, फिर बाद में यहाँ पे इसके बाद 41 अंक प्राप्त कर रहा है, फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 52 अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है। और चौथी परीक्षा भी दे रहा है, और चौथी परीक्षा में प्राप्त कितने अंक प्राप्त करना है, मतलब अननोन है, इसको x ले लिया, 4 संख्या दे रखी बटा 4 कर लिया, और इसका हमें माध्य क्या है दोस्तों 60 है, इसका माध्य हमें क्या कह रहा है 60 है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट इसको करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, देखो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों, देखो 3 और ये 7 हो गया, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 5 और 9 और 6, ठीक है, 9 और 6 कितना हो गया दोस्तों 100 या फिर 157, ठीक है, प्लस x प्लस का
x डिवाइड बाई 4, 6 चौक 24 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 6 चौक 24 मतलब 240, ठीक है, यानी x का मान यहाँ से कितना जाएगा दोस्तों, देखते हैं यहाँ से 240 में से यानी कि यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ पे 4 में से 4 जाएगा तो 0, ठीक है, एंड फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, एक मिनट सॉरी, 10 में से 7 जाएगा 3 और फिर बाद में यहाँ पे 13 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 8, ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे 0, इस प्रकार से हमारे पास ये 83 इसका क्या रहेगा दोस्तों, यानी कि चौथी परीक्षा में 83 अंक उसको प्राप्त करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको किया है। नेक्स्ट अगेन आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या कह रहा है उसको भी हमें समझने की कोशिश करिए। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों, होगा अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पे एक विद्यार्थी जब तीन परीक्षा में 64, 41, 52 अंक प्राप्त करता है, उसने चौथी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने होंगे, इसको मैंने x लिखा, ठीक है, करने होंगे कि माध्य 60 हो जाए, तो इसका माध्य मैंने 60 के बराबर किया, ठीक है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर 60, इसको छोड़ के यहाँ पे 83 इसका उत्तर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन, और आगे वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, फ्रैक्शन 3, 11, x 2x प्लस 1 और 17 का माध्य हमें दे रखा है 8.4, तो x का मान क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों, x का मान क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, हमें दे रखा है x और यहाँ पे x दे रखा है, x बार दे रखा तो 8.4, इसमें सबसे पहले देखते हैं राशियों का योग, राशि हमें दे रखी दोस्तों यहाँ पे 3 प्लस 11 प्लस x प्लस 2x प्लस 1 प्लस 17, ठीक है, बट्टा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यानी कुल राशि की संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिखा और इधर दे रखा 8.4 तो 8.4 लिख दिया, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इनका योग कर लेते हैं, यहाँ पे 14 और 1 15 और फिर 32 या 32 प्लस 3x, ठीक है, 3x मैंने लिखा और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 5 भी हंस लग दो 8 39 2 42, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है 42 इसका आने वाला, ठीक है। 3x बराबर यहाँ पे 42 में से 32 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 10 बचेगा, तो x बराबर यहाँ पे 3.3 आने वाला है, लगभग अप्रोक्सीमेट 3.3 आने वाला है, ठीक है। इसको एक बार करें जल्दी से दोस्तों बिना विलंब के, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की भी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या कह रहा है देखते हैं, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। आई थिंक आप ये क्वेश्चन किस प्रकार से किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। या 3x बराबर 3 है, ठीक है, तो 3 इधर गुणा में करते किसमें के बाद में 10/3 3.3 अप्रोक्सीमेट 10/3 भी यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जैसा आपको ऑप्शन में दे रखा है आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि फ्रैक्शन हमें दे रखे थे इस प्रकार से, इसका माध्य हमें दे रखा था, ठीक है, तो x का मान हमें यहाँ से निकालना था, ठीक है। इनका योग 32 प्लस 3x आया और 5 इधर बाद में इधर गुणा हो गया तो 42.0, तो यहाँ 32 में से 42 10 तो 3x बराबर यहाँ पे 10 दैट x बराबर 3.3 या 10/3 भी इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन आगे वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम n प्राकृत संज्ञाओं का माध्य, अब की बात क्या कह रहा है दोस्तों, प्रथम n प्राकृत संज्ञाओं का माध्य क्या होगा, प्रथम n प्राकृत संज्ञाओं का माध्य क्या होगा, और इसका यहाँ पे ऑप्शन दे रखा दोस्तों, ऑप्शन है बी सी डी, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसके वर्गों का, प्राकृत संज्ञा के वर्गों का योग, गुणों का, इनकी भी बात करेंगे, इनके भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन लूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले n प्राकृत संज्ञा के का माध्य, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला था उसकी, ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ योग बटा यहाँ पे क्या होती है, संज्ञा होती है, फ्रैक्शनों का योग बटा फ्रैक्शनों की संज्ञा, ठीक है, या प्राकृत संज्ञाओं का योग। अगर प्राकृत संज्ञाओं के योग की मैं बात करूँ दोस्तों क्या होता है आपको पता होगा, जिसका फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। और यहाँ पे संज्ञा, प्राकृत संज्ञा, यहाँ पे n प्राकृत संज्ञा दे के दोस्तों, तो बटा n कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। दैट मींस इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, n+1 डिवाइड बाय 2n और n से n कट गया, मतलब यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्तों, यहाँ पे n+1 डिवाइड बाय 2 और ये किसका ये कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर C पे हमें यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों
चारों क्वेश्चन मैंने साथ में लिखे और चारों का आंसर मैंने आराम से अच्छे से करवाया। और आपको अगर किसी प्रकार के इन क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किया करें। फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं यहाँ पे ऐसे कैसे और भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर बाद में उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो अगेन मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे दोस्तों साथ में, और दो सॉल्व करने की कोशिश करते। देखो यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का माध्य कितना होगा। ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग कितना होगा, और ऑप्शन हमारे पास एबीसीडी इस प्रकार से दे रखे दोस्तों। और हमें पता है यहाँ पे जो माध्य दे रखा दोस्तों, इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला का दोस्तों होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और यहाँ पे हमें कह रहा है दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्या दे रखी दोस्तों, इनके घन और इनके घनों का योग होता है दोस्तों n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे संख्या कितनी रहेगी दोस्तों, n रहेगी। कितनी रहने वाली, n रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये n प्राकृत संख्या दे देगी, इस प्रकार से हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों इसको सोल्व करने की, तो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और यहाँ n आगे नीचे आ जाएगा। ठीक है, n से n कट जाएगा, दैट x बार इज इक्वल टू यहाँ पे n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, बी वाला करेक्ट हो रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो मैं लिख रहा हूँ प्राकृत संख्या का योग, गुणा का योग, या वर्ग या प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपने बार बार इनका यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, संख्या 0 1 2 3 डॉट 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 n तक के वर्गों का माध्य कितना होगा। आपकी बार क्या कह रहा है दोस्तों, वर्गों का माध्य पूछ रहा है। ठीक है, वर्ग कह रहा है आपकी बार। ठीक है दोस्तों, पहले प्राकृत संख्या कह रहा था, फिर बाद में घन कह रहा था, आपकी बार क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे वर्ग कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे वर्गों का योग हमें पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, एंड इसके ऑप्शन भी इस प्रकार से हमें यहाँ पे गिवन है। दैट मींस यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे जो संख्या दे रही है इनके वर्गों का योग, दैट यहाँ पे जो संख्या दोस्तों उसको मैं लिख देता हूं इस प्रकार से। देखो पहले तो यहाँ पे जस्ट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको कर लिया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों, इसके बाद अगेन यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे होता क्या हमारे पास, जस्ट मैं कह रहा हूँ x बार इज इक्वल टू योग बटा संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे योग कितना रहेगा, देखो वर्गों का योग हमें यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे वर्गों का योग हमें यहाँ पूछ रहा, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, या फिर वर्गों का योग प्राकृत संख्या के वर्गों का योग यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ n प्लस 1 और 2n प्लस 1 होता है। ठीक है, बट्टा 6 होता है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, यानी 1 से n स्क्वायर तक के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला, 0 यहाँ पे मैं ऐड करूं, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इन संख्याओं में अगर 0 ऐड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके संग इसके
फॉर्मूले के मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि वैसे हमारे पास प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है, प्राकृत संख्या 1 से n तक होती है, तो यहाँ पे 0 भी साथ में दे रखा है, लेकिन इन प्राकृत संख्याओं के वर्गों को योग में अगर मैं 0 भी ऐड करता हूँ तो उसके फॉर्मूले यानी कि योग के फॉर्मूले में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इनकी संख्या के मान में परिवर्तन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनकी संख्या के मान में परिवर्तन होगा। कैसे कि यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों n+1। ठीक है, यानी संख्या जो होगी दोस्तों वो n+1 होगी, क्योंकि यहाँ पे संख्या जो 0 दे रखी है दोस्तों वो अपने आप में एक संख्या होती है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। काफी जनों ने यहाँ पे n किया और फिर वाला आपने आंसर कुछ और निकाला। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। देखो x बार इज इक्वल टू यहाँ पे n+1 और 2n+1 डिवाइड बाय 6n+1, दैट n+1 से n+1 कर देगा, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों n2n+1 डिवाइड बाय 6। इस प्रकार से इसका तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों कौन सा रहने वाला, बी वाला रहने वाला है। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद नेक्स्ट अगेन आगे वाला क्वेश्चन भी हम यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको करें एक बार जल्दी से बिना विलंब किए। अपने आप को कंटिन्यू नहीं रख पाया क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बोले सर इसमें के ग्रेजुएशन वाला कोई पोर्शन है, चीजें होती है आप सब ये पढ़ के 1 घंटे की क्लास में अलग टीचर से सबसे एनालिसिस करो। देखो यहाँ पे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन मैंने और साथ में लेके दोस्तों और इनको सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करनी है। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास फ्रैक्शन a व b का माध्य a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n का है, तो n का मान क्या होगा? n का मान ऑप्शन नंबर 1 a होगा, b -1 होगा, d 0 होगा या d c 0 होगा, d 2 होगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखे दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने काफी बार किया है दोस्तों। कहाँ पे किया, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, थोड़ा सा याद रखने की या याद करने की कोशिश करें दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर यहाँ पे माध्य निकालने के लिए, ठीक है, किनका माध्य निकालने के लिए, समांतर माध्य निकालने के लिए, गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए और हरात्मक माध्य निकालने के लिए इसी क्वेश्चन का हमने बार बार उपयोग किया। ठीक है, हमने बात की थी दोस्तों यहाँ पे फ्रैक्शन ए बी का माध्य और माध्य, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, मैंने क्लास की शुरुआत में बताया था दोस्तों, माध्य का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर माध्य भी होता है। ठीक है, समांतर माध्य भी होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, या फिर a प्लस बी बटा 2 होता है। ठीक है, समांतर यानी कि जिसके अंदर a या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके अंदर n का मान 1 -1 0 या 2 रखूंगा और वहां पे a प्लस बी बटा 2 बनेगा, वही क्या होगा दोस्तों हमारे पास समांतर माध्य में a प्लस बी बटा 2 जहां पर भी बनेगा वही हमारे पास n का मान होगा। ठीक है दोस्तों, वही क्या होगा हमारे पास n का मान। गुणोत्तर माध्य के लिए b √ac या फिर या हरात्मक माध्य के लिए 2ab बटा a प्लस b होता है। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, और समांतर माध्य की कंडीशन यहाँ पे बननी चाहिए कब, जब n का मान यहाँ पे रखेंगे
तक, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे बारी बारी से ए का मान, बी का मान या 1 माइनस 1 0 और 2 रख की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जहां पर भी a प्लस बी बटा 2 बनता है जिस n के मान के लिए भी, ठीक है, वो हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, जस्ट मैं कह सकता हूं n का मान वहां पे रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 रख रहा हूं इसी में, ठीक है। तो यहाँ पे n प्लस 1 दैट मींस यहाँ पे देखो, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रख रहा हूं दोस्तों सबसे पहले, एंड a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 बटा a प्लस b। यहाँ पे हमारे पास बनना क्या चाहिए दोस्तों, a प्लस b बटा 2 बनना चाहिए, क्योंकि ये समांतर, ये जो माध्य होता है वो समांतर माध्य के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। यानी इस प्रकार से यहाँ पे ये नहीं बनना, दैट ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे a -1 रख रहा हूं, तो यहाँ पे -1 प्लस 1 0 प्लस -1 प्लस 1 0 बटा यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ 1 प्लस, जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों a की पावर n प्लस b की पावर यहाँ पे -1 प्लस माइनस, ठीक है, a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 या a की पावर 0 b की पावर 0 मतलब 2 हो जाएगा। और यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करने की कोशिश करते, देखो दोस्तों यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ ए बी और a प्लस बी, ठीक है, एंड यहाँ पे 2 बटा 1 या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास, इसको आगे लिख लेता हूँ, देखो 2 और ए बी बटा a प्लस बी, ठीक है। यानी ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं बन रहा है। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है दोस्तों, ये हरात्मक माध्य का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। हरात्मक माध्य बन रहा है यहाँ से, ठीक है दोस्तों। क्या बन रहा है, हरात्मक माध्य, जो हमें यहाँ निकाला गया समांतर माध्य निकालना, ठीक है। समांतर माध्य के लिए a प्लस बी बटा 2 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 0 रखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जस्ट 0 रख रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 0 रखने पर a की पावर 0 प्लस 1 a प्लस b रहेगा, और यहाँ पे a की पावर 0 मतलब यहाँ पे 2 रह जाएगा, ठीक है। यानी a की पावर 0 प्लस b की पावर 0, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a प्लस b बटा 2, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास सी वाला करेक्ट रहेगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमने अच्छे से इस क्वेश्चन को अच्छे से देखा है, ठीक है। यानी यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 या n इज इक्वल टू 1 रख रहा हूं, तब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b, जो कि हमारे पास a प्लस b बटा 2 नहीं बन रहा है, समांतर माध्य नहीं बन रहा, ठीक है। समांतर माध्य ही माध्य होता है, हमने पहले भी बता दिया। -1 रखा, दैट यहाँ पे जस्ट a की पावर 0 b की पावर 0 बन जाएगा, a की पावर -1 b की पावर -1, इसको सोल्व किया तो इस प्रकार से हमारे पास बन रहा है। और यहाँ पे ये सिचुएशन बन रही, तो हरात्मक माध्य की सिचुएशन बन रही, ठीक है। फिर बाद में 0 रखने की कोशिश की तो a की पावर 0 प्लस b की पावर 0, ठीक है। यानी a की यहाँ पे a की पावर n प्लस 1, दैट मींस 0 प्लस 1 ही रहेगा, यहाँ पे भी 1 ही रहेगा। यहाँ पे a की पावर n प्लस b की पावर n, दैट मींस a की पावर 0 प्लस b की पावर 0, a प्लस b बाय 2, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, यानी हमारे पास इसका ऑप्शन ये आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 क्वेश्चन दे के साथ में इससे ऊपर मैंने थोड़ा सा स्पेस रखा है, ठीक है, जानबूझ के रखा। और क्यों रखा देखते इस क्वेश्चन को देख के पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या 7 के प्रथम 27 गुणजों का माध्य कितना, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा क्या है 10 से 500 तक 11 से विभाजित संख्याओं का माध्य कितना। मतलब यहाँ पे मैं इसका थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा है दोस्तों। थ्योरेटिकल पोर्शन में एक स्टेटमेंट लिखा है दोस्तों, समांतर के पदों की श्रृंखला होने पर समान, यहाँ पे स्टेटमेंट इस प्रकार से देखो दोस्तों, समान अंतर के पदों की श्रृंखला, समान अंतर के पदों की श्रृंखला समान अंतर की पदों की श्रृंखला होने पर, ठीक है। समान अंतर की पदों की श्रृंखला होने पर जो माध्य होगा दोस्तों वो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो यहाँ पे माध्य किस प्रकार से, यानी समान अंतर के पदों की श्रृंखला होने पर माध्य निकालेंगे दोस्तों। प्रथम पद, या फिर मैं लिख देता हूँ पहला पद प्लस अंतिम पद, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं अंतिम पद, क्या लिखा दोस्तों यहाँ पे अंतिम पद बट्टा 2। अब ऐसा क्यों लिखा दोस्तों, यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों बना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे समान अंतर के पदों की श्रृंखला, यहाँ पे क्या 7 के प्रथम 27 गुणों जो यानी 7 का जो पारा दोस्तों 27 तक, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जस्ट बात करता हूँ दोस्तों 7 14 फिर 21 28 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हमारे पास कहाँ तक लेना है दोस्तों, यहाँ पे
27 तक लेना है, ठीक है। 7 7 गुण 50, 4 और 14 4 18 190, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे 190 तक चल रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्रत्येक के अंदर 7 के प्रथम 27 गुणजों का माध्य कितना है, और यहाँ पे क्या समान अंतर, प्रत्येक के अंदर अंतर क्या दोस्तों, समान 7 7 का अंतर है प्रत्येक के अंदर। यहाँ पे यही लिखा मैंने, समान अंतर के पदों की श्रृंखला, समान अंतर के पदों की श्रृंखला होने पर यहाँ पे मैं क्या समान अंतर है प्रत्येक के अंदर 7 7 का है, आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारे पास ट्रेडिशनली फॉर्मूला है x बार राशि को योग बटा राशि की संख्या। अब इनका राशि का योग करें तो काफी वक्त लग जाएगा, यहाँ पे इसको करने में काफी वक्त लग जाएगा, फिर बाद में इसको 27 से डिवाइड भी करना है। लेकिन इससे अच्छा यहाँ पे ये है कि प्रथम पद यहाँ पे क्या क्या दोस्तों, हमारे पास जो समांतर माध्य या माध्य सॉरी यहाँ पे माध्य में निकालना है किसका, जब यहाँ पे समान अंतर के पदों की श्रृंखला होने पर। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला प्रथम पद ये पहला पद 7 प्लस अंतिम पद 190 बट्टा 2 कर लेता हूं तो हमारे पास एग्जैक्ट इसका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे किस प्रकार से, जस्ट 6 और 8 और 1 9 और फिर बाद में यहाँ पे 1 बट्टा 2 और सॉल्व करते दोस्तों यहाँ पे 90 लिखा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका समांतर माध्य या फिर सॉरी माध्य आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 7 के प्रथम 27 गुणजों का माध्य कितना है, तो 98, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के लिए भी 100 से 500 तक के 11 से विभाजित संख्याओं का माध्य कितना है। 100 और 500 तक की, यानी 100 और 500 के मध्य वाली जो संख्या है उसमें 11 से विभाजित संख्या, यानी 11 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी, उसकी बात करते हैं, फिर बाद में इनका माध्य निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले 100 से बड़ी, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों 110, ठीक है। यानी कि 11 into 10 110 होता नहीं होता, इससे यानी कि प्रथम जो संख्या रहेगी 11 से विभाजित होने वाली संख्या 100 से बड़ी हो रहेगी दोस्तों 110, फिर बाद में यहाँ पे रहेगी दोस्तों 121, ठीक है। इसी प्रकार डॉट 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 करते हुए यहाँ पे हमारे पास 500 से पहले दोस्तों मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जस्ट 495, ठीक है। 495 यानी 495 तक यहाँ पे रहना है। प्रत्येक का जो अंतर है दोस्तों 11 का, ठीक है। यानी कि समान अंतर के पदों की श्रृंखला होने पर यहाँ पे पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 करने पर यहाँ पे हमारे पास माध्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास प्रथम पद हमें क्या दे रखा है, देखो x बार इज इक्वल टू यहाँ पे प्रथम पद 110 प्लस यहाँ पे अंतिम पद 495 बट्टा यहाँ पे 2, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 5 10 हाथ लगो 5 10 हाथ लगो 1 और 5 और 1 6 605 बट्टा 2, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको किया, ये हो जाएगा हमारे पास 302.5, ठीक है। इस प्रकार से इसका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इनको करें एक बार जल्दी से बिना विलंब के, फिर आगे नेक्स्ट इसी टाइप के और भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। करो एक बार बिना विलंब के दोस्तों, एक बार जल्दी से स्पीड से और सीधा चैनल को शेयर कर लेना दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना है। इन चीज़ों को आपको भूलना नहीं है, शेयर करना सब्सक्राइब करना, ठीक है। क्योंकि यही चीज़ें आपको दोस्तों आगे लेके जाएगी, ठीक है। मुझे लेके जाएगी आपके लिए भी दोस्तों ये फायदेमंद ये क्लासेस, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आगे वाला सिचुएशन किस प्रकार से बनता है दोस्तों। देखो अगेन मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे दोस्तों साथ में, ठीक है। इधर वाला स्पेस मैंने रखा है, ठीक है। और इस स्पेस को हम फिलअप करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों पहले, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों जो स्टेटमेंट पहले लिखा था वो मैं अगेन लिख रहा हूँ, ठीक है। कौन सा, समान अंतर के पदों की श्रृंखला होने पर,
यहाँ पे स्टेटमेंट वो कब हो रहा है दोस्तों, समान अंतर के पद समान अंतर के पदों की श्रृंखला होने पर समान अंतर के पदों की श्रृंखला होने पर यहाँ पे मैं क्या दोस्तों माध्य निकाल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे माध्य की बात कर रहा हूँ। माध्य जो होता है मध्य पद होता है, माध्य जो होता है दोस्तों मध्य पद होता है। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या कहने का, पहले तो यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर हमारे पास समान अंतर के पदों की श्रृंखला होने पर, यानी कि एक अंतर, दो का अंतर, 10 का अंतर, 20 का जो भी हमें दे रखा है, ठीक है, इनका जो माध्य निकलेगा दोस्तों वो मध्य पद होता है। ठीक है, मध्य पद अगर मैं क्या दोस्तों हमारे पास 7 संख्या दे रही, ठीक है, 7 में से 3 साइड में यानी जो छोटी संख्या होगी दोस्तों वो हमारे पास क्या रहेगी, मध्य पद होगी। अगर 8 दे रखी है, ठीक है, तो बीचों बीच हमारे पास 4 साइड में बीच में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, तो बीच वाला जो पोर्शन है यानी कि बीच वाली दोनों जो संख्या उसका भी आधा करके हम यहाँ पे क्या निकालेंगे दोस्तों, माध्य निकालेंगे। ठीक है, यानी कि जो मध्य पद एग्जैक्टली जो मध्य पद होता है दोस्तों वही क्या होता है हमारे पास मध्य पद होता है, वही क्या होता है दोस्तों, माध्य होता है। ठीक है, कैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा था दोस्तों, जस्ट मैं क्या दोस्तों एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, और एग्जांपल इस प्रकार से ले रहा हूँ, जस्ट मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 5 तक लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इस प्रकार से इसका हमें माध्य निकालने का जो तरीका दोस्तों, पहला तरीका हमने बताया था कि जस्ट राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग करते दोस्तों यहाँ पे जस्ट 3 3 6 और 4 10 और 15 बटा 5, दैट मींस यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया, 3 आ गया। दूसरा तरीका हमने क्या बताया दोस्तों, समान अंतर के पदों की श्रृंखला होने पर यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा दोस्तों, यहाँ पे पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2, यहाँ पे मैंने लिखा था दोस्तों पहला पद प्लस अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद बटा 2, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों पहला पद हमारे पास क्या दे रखा है, पहला पद दे रखा है हमारे पास 1 प्लस 5 बटा 2 बराबर यहाँ पे 3 है, 6 बटा 2 बराबर यहाँ पे 3, इसका भी उत्तर 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, जस्ट हमारे पास जो श्रृंखला देगी दोस्तों समान अंतर यानी 1 2 3 4 और 5, ठीक है, इनमें प्रत्येक अंतर एक एक का है। ठीक है, समान अंतर, ठीक है, यानी यहाँ पे मैं समान अंतर के पदों की श्रृंखला होने पर मध्य पद होता है, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इधर से 2 संख्या, इधर से भी 2 संख्या, बीच वाली 3 हमें दिख रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मध्य हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं बेस पर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, और इन क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या क्या दोस्तों, 5 क्रमागत विषम संख्या, 5 क्रमागत और संख्या दोस्तों कौन सी यहाँ पे, विषम संख्या, हमारे पास संख्या कौन सी है, विषम संख्या हमें क्या है, 5 क्रमागत विषम संख्या ABCD E का माध्य कितना होगा, ABCD E का माध्य कितना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसके लिए देखो इस सिचुएशन लिख देता दोस्तों, देखो A B C D और E, ठीक है, इसका माध्य हमारे पास है, यानी अभी भी मैंने बताया था समान अंतर के पदों की श्रृंखला होने पर मध्य पद होता है, और यहाँ पे मध्य पद क्या दोस्तों, C है, यहाँ पे ये माध्य होगा, इसका होगा क्या, देखो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में इसमें माध्य मिल रहा है क्या, यहाँ पे A तो C तो कहीं दिख नहीं रहा, C दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा, मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका देखो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करें दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगेन वापस पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, 5 क्रमागत 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 क्रमागत विषम संख्या, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है, दो संख्याओं का होता है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ A में 2 जोड़ूंगा तब B आएगा, B में 2 जोड़ूंगा तब C आएगा, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता 2 2 4, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2 2 4, A में 4 जोड़ूंगा तब हमारे पास C आएगा नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों वो D वाला A+4 रहने वाला। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया अच्छे से आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है हमारे पास। अब की बात क्या क्या है, 6 क्रमागत प्राकृत संख्या A B C D E F, ठीक है, का माध्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों 6 क्रमागत संख्या हमें दे रखी है A B C D E और F, ठीक है, F तक हमें दे रखा है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, 6 प्राकृत संख्याओं की क्रम 6, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, इसका माध्य, बीचों बीच इसका माध्य रहने वाला है, बीचों बीच तो यहाँ पे कुछ है नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें कह रहा क्रमागत प्राकृत संख्या यानी एक एक का अंतर होता है, एक एक का अंतर होता है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जस्ट ए में कितना जोड़ो तो बी आए प्लस 1 कर रहा हूँ, फिर बाद में यहाँ पे भी प्लस 1 कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सी और डी के बीच दे रखा, मतलब 1/2 ऐड करूँ, यहाँ पे प्लस 1/2 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा हूँ प्लस 1/2 यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं ए में टोटल कितना ऐड कर रहा हूँ दोस्तों, 1 2 और आधा, यानी कि 5/2 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ पे इसका जो आंसर है दोस्तों हमारे पास सी वाला a प्लस 5/2 रहने वाला है, ठीक है। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतारे, फिर बाद नेक्स्ट अगेन आगे वाले क्वेश्चन की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको उतारा जल्दी से बिना विलंब के। देखो नेक्स्ट मैंने 4 क्वेश्चन दोस्तों साथ में लिखे हैं और 4 क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है। आई थिंक आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, साथ साथ में कर भी लेंगे आप दोस्तों, मुझे ऐसी आशा है, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ा भी उसी तरीके से रहे हैं जिस तरीके से जिसके साथ आप साथ साथ में क्वेश्चन भी उतार सकते हो और उत्तर भी देख सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो, क्योंकि सरल तरीके से हम चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही सरल चैप्टर है, हमने पहले भी बार बार इसको किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को या इन क्वेश्चन को करने का जो तरीका रहेगा दोस्तों वो इस प्रकार से रहेगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमें फर्स्ट कि एक कक्षा के 40 लड़कों का माध्य भार, एक कक्षा के 40 लड़कों का माध्य भार दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, माध्य दे रखा है। लड़कों की संख्या कितनी दोस्तों, 40 है, ठीक है। माध्य भार दे रखा है यहाँ पे 68.4 किलोग्राम, ठीक है दोस्तों, यानी एक कक्षा के 40 लड़कों का माध्य भार 68.4 किलोग्राम हमें दे रखा है, ठीक है। कक्षा की 10 लड़कियां, यहाँ पे क्या कहते हैं दोस्तों, कक्षा की 10 लड़कियों का माध्य भार हमें दे रखा है 49.2, यानी कि यहाँ पे लड़कों का भी माध्य भार दे रखा है 40 लड़के, 10 लड़कियों का भी माध्य भार दे रखा है वो 49.2 है, ठीक है। तो पूरी कक्षा के, यहाँ पे क्या कहते हैं दोस्तों, पूरी कक्षा के भार का माध्य कितना होगा, लड़का और लड़कियों को दोनों को शामिल कर ले तब इनका माध्य भार क्या रहेगा, इसकी हमें यहाँ पे बात करनी है। आई थिंक क्वेश्चन अच्छे से समझ पा रहे दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक कक्षा के 40 लड़कों का माध्य भार 68.4 किलोग्राम है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे लड़कों का कुल भार निकालेंगे, ठीक है, लड़कों का कुल भार निकालेंगे। फिर बाद में कक्षा की 10 लड़कियों का माध्य भार भी दे रखा है, ठीक है, तो लड़कियों का कुल भार निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों, 10 × 49.2, लड़कों का कुल भार यहाँ पे 40 × 68.4 किलोग्राम। इनको कुल भार निकाल के इनको क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे, ठीक है। और जोड़ने के बाद यहाँ पे पूरी कक्षा के भार का माध्य, यानी पूरी कक्षा में दोस्तों 40 लड़के और 10 लड़के, मतलब टोटल नंबर ऑफ
एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दैट 50, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुल बार यहाँ से निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से आएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सबसे पहले x बार इज इक्वल टू, जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों सबसे पहले 40 इंटू 68.4 प्लस यहाँ पे 10 इंटू 49.2 किलोग्राम बट्टा यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे कर लिया। अब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 416 हंस लगे 832 और 33 हंस लगा 3 और 24 और 3 27, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये पॉइंट हमें दे रखा, पॉइंट हट जाएगी 0 और 1 पॉइंट, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन इसमें भी मैं बात कर ले तो दोस्तों देखो यहाँ पे 412 बट्टा यहाँ पे 50, ठीक है दोस्तों। इसको आगे सॉल्व करते देखो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे 8, फिर बाद में यहाँ पे 12 हंस लगा 1 और 5 और 7 12 हंस लगा 1 और यहाँ पे 3 32 28 बट्टा 50। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता दोस्तों इसमें आगे अगेन यहाँ पे 6, ठीक है। और यहाँ पे 22 33 यहाँ पे 4, ठीक है 4 और फिर बाद में यहाँ पे 28 दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 250, ठीक है। तो यहाँ 0.5 किलोग्राम। इस प्रकार से हमारे पास टोटल जो हमारे पास पूरी कक्षा के लड़कों का जो भार आएगा दोस्तों 64.5 किलोग्राम रहेगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों 64.5 है, ठीक है। इस प्रकार आगे भी हो जाएगा, आगे भी रहेगा, ठीक है दोस्तों। 80 बचेगा तो यहाँ पे कर देना, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा दोस्तों, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हो। आगे वाला क्वेश्चन सेम ऐसा कैसे, ठीक है। जैसा क्वेश्चन फर्स्ट किया था वैसा के वैसा ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक है दोस्तों। इनको करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों x फ्रैक्शनों का माध्य y है। यहाँ पे एक कक्षा के 40 लड़कों का माध्य भार 68.4 किलोग्राम था। यहाँ पे x फ्रैक्शनों का माध्य y है और अन्य y फ्रैक्शनों का माध्य x है। जस्ट इसका रिवर्स में है, ठीक है। तब सभी x प्लस y का फ्रैक्शनों का माध्य आसान है दोस्तों। यहाँ पे सभी फ्रैक्शनों का योग, यहाँ ऊपर क्या तो फ्रैक्शनों का योग बटा फ्रैक्शनों की संख्या नीचे, ठीक है। यानी फ्रैक्शनों का योग यानी x फ्रैक्शनों का माध्य, यहाँ पे x फ्रैक्शनों का योग यानी x फ्रैक्शनों का योग क्या रहेगा दोस्तों, इसके माध्य से गुणा कर लेते हैं। x का माध्य y है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 40 का माध्य 68.4 था, इसको इसके साथ गुणा कर लिया। तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 40 लड़कों का योग भार का योग हो गया, ठीक है, भार का योग। इसी प्रकार यहाँ पे x फ्रैक्शनों का माध्य y था, x into y प्लस y फ्रैक्शनों का योग या अन्य y फ्रैक्शनों का माध्य यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ y into x, ठीक है। बट्टा यहाँ पे हमें क्या कह रहा है दोस्तों कि सभी x प्लस y फ्रैक्शनों का माध्य यानी यहाँ पे कह रहा है पूरी कक्षा के भार का माध्य मतलब 40 प्लस 10 50, यहाँ पर भी x प्लस y इस प्रकार से लिख दिया मैंने। अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट आगे अगेन xy into yx, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो xy into यहाँ पे लिख देता हूँ xy प्लस xy। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों x प्लस y, तो 2xy डिवाइड बाय x प्लस y, इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है हमारे पास क्या कह रहा है x फ्रैक्शनों का माध्य y स्क्वायर है और y फ्रैक्शनों का माध्य x स्क्वायर है। तब सभी x प्लस y फ्रैक्शनों का माध्य कितना होगा, तो वो का वो प्रोसेस है दोस्तों। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, देखो जस्ट मैं कह रहा हूं कि x फ्रैक्शनों का माध्य x इंटू वाई स्क्वायर प्लस y फ्रैक्शनों का माध्य x स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस y, सभी फ्रैक्शनों का माध्य सभी x प्लस y के फ्रैक्शनों का माध्य, ठीक है। दैट मींस यहाँ से xy कॉमन ले लिया मैंने, xy कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा यहाँ पे y बचेगा, यहाँ से x बचेगा, तो x प्लस y मैंने यहाँ पे लिख दिया बट्टा यहाँ पे x प्लस y हमें कह रहा है, तो यहाँ से x प्लस y से x प्लस y कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या दोस्तों x और y बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पे कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों किस प्रकार से रहने वाला है, इसको भी सॉल्व करने की यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों कोशिश करते हैं, ठीक है। जस्ट
क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इनके जैसा नहीं है, ठीक है, इनके जैसा मैं आगे कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे कि एक समूह के 40 फ्रैक्शन, एक समूह दे जिसमें 40 फ्रैक्शनों का माध्य 32 है, ठीक है, 40 फ्रैक्शनों का माध्य 32 है, ठीक है, कितना है दोस्तों 32 है। एक समूह के 40 फ्रैक्शनों का माध्य कितना दोस्तों 32 है। समूह के यहाँ पे क्या कह रहा है, समूह के प्रथम 15, समूह के प्रथम 15 फ्रैक्शनों का माध्य 31.2 है। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे समूह के प्रथम 15, समूह के प्रथम 15 यहाँ पे फ्रैक्शनों का माध्य 31.2 है, ठीक है। तो समूह के अंतिम 25 फ्रैक्शन है, टोटल 40 है, 40 में से प्रथम 15 फ्रैक्शनों का माध्य 31.2 कह रहा है, ठीक है। तो समूह के अंतिम 25 फ्रैक्शनों का माध्य कितना होगा? आई थिंक आपको इससे समझ में आया दोस्तों, ठीक है। करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे 40 समूह का फ्रैक्शन में 40 फ्रैक्शनों का माध्य यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो फ्रैक्शनों का योग 40 फ्रैक्शनों का योग यहाँ पे 40 × 32 कर लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है समूह के प्रथम 15 फ्रैक्शनों का माध्य 31.2 है, ठीक है, प्रथम फ्रैक्शनों का। तो यहाँ पे 40 जो दे रखा है उसमें से 15 वाले संख्याओं का योग घटा देंगे और नीचे यहाँ पे 25 फ्रैक्शन यानी 25 फ्रैक्शन बचेंगे, संख्या देंगे 25, इसका डिवाइड कर लेंगे। कैसे देखो दोस्तों, यहाँ इसको देखते हैं, एक बार करके देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा दोस्तों यहाँ पे एक समूह के 40 फ्रैक्शनों का माध्य 32 है, यानी कि 40 फ्रैक्शनों का योग 40 × 32 रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से 15 फ्रैक्शन, प्रथम 15 फ्रैक्शनों का जो यहाँ पे योग रहेगा दोस्तों, वो क्या रहेगा 15 × 31.5। 40 में से 15, 40 संख्याओं के योग में से 15 प्रथम 15 फ्रैक्शनों का योग घटाएंगे, तब यहाँ पे 25 फ्रैक्शनों का योग हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या कितनी रहेगी दोस्तों 25, यहाँ पे लिख दिया मैंने 25। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे जस्ट 8 और 12 80 माइनस यहाँ पे 5 × 15 नहीं 30 हाथ लगा 3, ठीक है, और 18 और 45 और 1 46, ठीक है, और यहाँ पे 468.0 रह जाएगा, ठीक है, 468.0 और यहाँ पे नीचे 25, ठीक है। अब इसमें देखते हैं दोस्तों आगे, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जस्ट 0 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 2, फिर बाद में 8 में से 6 7 में से 6 जाएगा तो 1, और ये 12 में से 4 जाएगा तो 812/25, यहाँ पे मैं भाग दे रहा हूँ 3, ठीक है, 3, फिर बाद में बचा 75 यानी 6 और 62, यहाँ पे 2, ठीक है, एंड फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास 2 62 12 यहाँ पे 120, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4.4 और यहाँ पे लगभग यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 32.48, ठीक है, 32.48 का क्या रहेगा दोस्तों एवरेज या माध्य रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसका मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो इसको करें दोस्तों एक बार जल्दी से। आई थिंक आपको इनमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। फिर बाद ऐसे कैसे क्वेश्चन एक दो और करते हैं, ठीक है। कर लो इसको जल्दी से बिना विलंब किए हुए।
देखिए साहब हम जो देखो यहाँ पे अगला 2 क्वेश्चन में लिखे दोस्तों, और आज इस सेशन में लास्ट दोनों क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ नई बातें करेंगे, जिसमें एलिगेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे पास जो माध्यम में आते हैं दोस्तों, ठीक है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, आगे वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास किस प्रकार से, जैसा अभी पिछला क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा है। जस्ट मैं क्या दोस्तों इसको पढ़ने की कोशिश करें। देखो क्या क्या है, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी, एक क्रिकेट टीम हमें दे रखी है जिसके 11 खिलाड़ियों के रनों का माध्य हमें दे रखा है, रनों का माध्य दे रखा है 54 है, ठीक है दोस्तों। क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी के जो रन बनाने का जो माध्य है दोस्तों वो 54 है, ठीक है। और टीम के प्रथम 5 बल्लेबाजों के रनों का माध्य भी हमें दे रखा 74, ठीक है। यानी कि 11 खिलाड़ियों का रनों का माध्य देगा दोस्तों 54, तो कुल रन यहाँ पे कितना हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 11 × 54। अब कह रहा है प्रथम 5 खिलाड़ी, प्रथम जो 5 बल्लेबाज है उनका भी माध्य हमें दे रखा वो कितना दोस्तों 74। तो यहाँ पे तो प्रथम 5 बल्लेबाज है उनका जो रनों का या कुल रन हो जाएंगे दोस्तों वो कितना हो जाएंगे 5 × 74, ठीक है। फिर अंतिम 4 गेंदबाजों के रनों का माध्य भी हमें दे रखा वो कितना दोस्तों 17 है, वो कितना है 17, यानी इनके रनों का, यानी 4 गेंदबाज है इनके रनों का जो या कुल रन होंगे दोस्तों वो क्या होंगे 4 × 17, ठीक है। अब कह रहा टीम के कप्तान एवं विकेट कीपर के रनों का माध्य कितना रहेगा, ठीक है। यानी कि 2 खिलाड़ी और बचे हुए, एक तो टीम का कप्तान बचा हुआ और एक हमारे पास रन यहाँ पे विकेट कीपर बचा, इनके रनों का माध्य हमें कितना है उतना निकालना, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे कुल रनों का माध्य निकालेंगे, ठीक। कुल यानी 11 खिलाड़ियों के रनों के माध्य में से यहाँ पे बल्लेबाजों का यानी कुल रनों में से बल्लेबाजों के रन जो बनाए उसको घटा देंगे, फिर गेंदबाजों के रन उसको भी घटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2 खिलाड़ियों के रन बचेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 खिलाड़ियों के रन यहाँ पे बचेंगे, ठीक है। बट्टा 2 नीचे कर देंगे क्योंकि विकेट कीपर और यहाँ पे कप्तान ही बचा हुआ, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसके समझ में आया अच्छे से। हमें क्या है दोस्तों यहाँ पे जस्ट 11 खिलाड़ियों के, यहाँ पे क्या है दोस्तों 11 नहीं सॉरी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों के रनों का माध्य 54 है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों सबसे पहले 11 × 54 कुल रन। अब कुल रन में से यहाँ पे गेंदबाज के सॉरी यहाँ पे पहले 5 बल्लेबाजों के रनों का माध्य 74, मतलब यहाँ पे मैं घटा दूंगा दोस्तों 5 बल्लेबाजों द्वारा बनाया गया रनों का योग, इसको मैं घटा दूंगा जो कितना दोस्तों यहाँ पे 74 है। फिर बाद में इसी प्रकार 4 गेंदबाजों द्वारा बनाया गया रनों का योग भी यहाँ से मैं घटा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास किन के रन बचेंगे दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कप्तान और विकेट कीपर के बचेंगे, उनका हमें निकालना है माध्य। मतलब यहाँ पे 2 खिलाड़ी है, इसका 2 में मैंने भाग दे दिया, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा गया तो यहाँ पे 11 × 4 44 लगा 4 55 4 × 60, ठीक है, माइनस यहाँ पे 5 × 4 30 हाथ लगा 2 और यहाँ 35 और 68, ठीक है। बट्टा यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे यहाँ पे दोस्तों 2, ठीक है। अब मैं बात करूँ दोस्तों इसके आगे यहाँ पे बराबर, यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों जस्ट 8, फिर बाद में यहाँ पे 7 और 6 13 लगभग 1 और 438 और 594 में से घटाना, ठीक है दोस्तों, बट्टा 2 और इसको इसमें से घटाएंगे तो लगभग यहाँ पे 156 आएगा, बट्टा 2 यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो दोस्तों 7 और 8 78, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दोनों खिलाड़ी यानी 2 कप्तान और विकेट कीपर दोस्तों, उसका जो हमारे पास माध्य रहेगा वो दोस्तों क्या रहेगा 78 रहने वाला, ठीक है। आई थिंक आप इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का दोस्तों वो क्या है, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है
फ्रैक्शन x और y का माध्य 21.4 दे रखा है। फ्रैक्शन x और y का दो फ्रैक्शन देगा दोस्तों, x और y, इनका माध्य हमें देगा 21.4। ठीक है, इनमें z शामिल करने पर, इसमें x और y में z शामिल कर लिया करने पर सभी का माध्य x प्लस y प्लस z का जो माध्य है दोस्तों वो 22.3 है। ठीक है, तो 22.3 हो जाता तो z का मान यहाँ पे हमें निकालना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माध्य x और y का माध्य कैसे निकालते दोस्तों, x प्लस y बट्टा 2। ठीक है, x प्लस y बट्टा 2 बराबर यहाँ पे हमारे पास कितना दोस्तों 21.4 है। दैट मींस यहाँ पे x प्लस y बराबर 21.4 इंटू 2 ऐसा कर सकते हैं। मल्टीपल डिवाइड में जाते मल्टीपल में, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे 8 और 2 और ये 4। ठीक है, 42.8। ठीक है, x प्लस y का मान हो गया। फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या z इसमें शामिल कर रहा है। ठीक है, x प्लस y प्लस z बट्टा 3, यानी x प्लस y प्लस z बट्टा 3, 3 गुणा में जाती किसका इधर भाग में जाती गुणा में 22.3 इंटू 3 मतलब यहाँ पे 9, फिर बाद में यहाँ पे 6। ठीक है, और ये 6। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ z का मान यहाँ से इसमें से इसको घटा लेते हैं। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 67.9 बट्टा 42.81 और 4 और 2 यहाँ पे 24.1 इसका क्या रहेगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। z का मान हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 24.1 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, और इस सेशन में अगर किसी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। जितने भी जितने भी हमने वीडियो अपलोड कर दिए दोस्तों। ठीक है, लगभग हमारे पास ये वीडियो रहेगा 2 3 4 और 5 और वीडियो 105 और वीडियो। ठीक है दोस्तों, यानी कि जितने भी चैप्टर हमने कर लिए। ठीक है दोस्तों, वहां से आपको किसी प्रकार का डाउट है या आगे वाले चैप्टर भी अगर आप सेल्फ भी कर रहे हो और आपको डाउट हो रहा है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसका आंसर मैं 100% देने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ नई बातें करेंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से